हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का क्या वेटेज रहता है वो तो आप जानते ही हैं। और बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जिसका पेपर हुआ था, हमने उससे एनालिसिस किया तो देखे कि 18 से 20 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से देखने को मिले थे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का ज्योग्राफी, जिसमें क्लास 6 से लेके 12 तक के जो ज्योग्राफी है उसको डिटेल से पढ़ेंगे और साथ में आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम अलग से कवर करा देंगे, ताकि आप उसको नोट्स अगर बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो कि है सौर मंडल में पृथ्वी, उसको देखने वाले हैं, जिसमें जिसमें ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, क्षुद्र ग्रह और बहुत सारे चीज़ को बताया गया है। और बहुत अच्छा है एनसीईआरटी, ये 6 का एनसीईआरटी है, लेकिन आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, पहला लाइन देखिए यहाँ से, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्यास्त के बाद जब हम आकाश को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। ये बिंदु कुछ और नहीं है, मतलब आकाश में क्या तारे दिखते हैं हमें बिंदु के रूप में। आप उसकी गणना नहीं कर सकते, तारों की गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है। रात में अगर आप आकाश को देखेंगे तो बहुत सारे तारे दिखेंगे चमकते हुए, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं। कुछ तारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, चमकीली होती है, और कुछ जो होते हैं वो धुंधले होते हैं, मतलब कम चमकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जरे हो। कैसे प्रतीत होता है, आकाश में अगर रात को आप लोग देखेंगे जगमगाते हुए तारे को तो ऐसा लगता है कि हीरा जरा हो, कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारा जो है अगर आकाश में देखेंगे तो कुछ तारे टिमटिमाते में प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कुछ ही टिमटिमाहट अंश से अलग होगी और बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान, चंद्रमा आप लोग देखे होंगे उसी के समान चमकते हैं। ठीक है, यहाँ से इतना कुछ नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को देखेंगे। आकाश में आप चमकीली वस्तु जो मतलब तारे हैं असंख्य, उसके साथ आप चंद्रमा को भी देखेंगे रात में। अलग अलग समय पर अलग आकार होता है। चंद्रमा का जो होता है अलग अलग आकार होता है। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है, पहले ध्यान रखना है कि चंद्रमा जो है अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको ध्यान रखना है। इसमें आ जाता है पूर्ण चंद्र। पूर्ण चंद्र कब होता है, तो महीने में एक बार आपको देखने को मिलता है। पूर्ण चंद्र की बात करें तो ये मंथ में एक बार दिखाई देता है, और उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। यह पूर्ण चांद्र वाली रात होती है। पूर्णिमा जो होती है पूर्ण चांद वाली रात होती है, और पूर्णिमा की रात की खुशबू सुंदरता कुछ अलग ही होती है। ठीक है, उसके बाद पूर्णिमा के 15 दिन के बाद अमावस्या होता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि पूर्णिमा के कितने दिनों के बाद अमावस्या होता है, तो पूर्णिमा के 15 दिन के बाद अमावस्या होता है। ठीक है, ऐसी रात में आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर आसमान साफ हो, बादल न लगा हो, तो आसमान को आप अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा समझ गए, महीना में एक दिन लगता है। उसके बाद उसके पूर्णिमा के 15 दिन बाद क्या दिखता है, अमावस्या दिखता है। ठीक है, इसको गांव घर में इजोरिया बोलते हैं पूर्णिमा में, और इसको अनहरिया बोला जाता है, मतलब अंधेरा छाया रहता है अमावस्या में। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होगा कि हम दिन के समय चंद्रमा और छोटी चमकीली वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं। जो तारे, जो चंद्रमा रात में दिखते हैं वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखते हैं, क्या कारण है, तो दिन में दोस्तों सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि चंद्रमा और जो रात में चमकने वाली वस्तुएं हैं, तारे, वो दिन में नहीं दिखाई देती है, तो इसका कारण एक ही है कि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना होता है जिसके कारण रात में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। चंद्रमा, सूर्य
तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकते हैं उसको बोलते हैं खगोलीय पिंड। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। साथी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बोरिंग अगर लगे तो आप इसको 2 के स्पीड में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अब देखिए, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? तो सूरज, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। खगोलीय पिंड कौन कौन सा होता है? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, मतलब कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं, अब आकाश में बहुत सारी चीज़ हैं, उसमें कुछ बड़े होते हैं, कुछ गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो गैसों से बने होते हैं। तो पूछा जाए कि खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? तो गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास अपनी ऊष्मा होता है और साथ ही अपना प्रकाश होता है। ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा खगोलीय पिंड जो होते हैं वो इसमें कुछ के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। और सूर्य भी एक तरह का क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तरह का तारा है। तो यहाँ से जो जो पॉइंट मिला उसको हम यहाँ पे नीचे देखेंगे। सूर्य क्या है? एक तरह का तारा है, इसको ध्यान रखेंगे। और आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं? जितने भी खगोलीय पिंड है सबको तारा बोलते हैं। ठीक है, तारा तारा के पास अपना ऊष्मा होता है और प्रकाश होता है। वहीं यह बड़ा आकार होता है, गर्म होता है, गैसों से बने होते हैं और ये काफ़ी दूर होता है। अब आपको मन में आ रहा होगा कि तारा छोटा दिखाई देता है और सूर्य काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है, क्या कारण है? इसका कारण यही है कि तारा जो है वो बड़े हैं इस सबसे, लेकिन वो काफ़ी दूरी पर स्थित है जिस कारण से हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। मान लीजिए, अगर आप किसी भी चीज़ को दूर से देखेंगे तो बहुत ही छोटा दिखाई देगा। अगर जैसे कि अगर आसमान में जो एरोप्लेन जाते हैं तो हम देखते हैं ना कितना छोटा दिखाई देता है। चाहे आप गोलघर पे चढ़ जाए, पटना जाइए और गोलघर पे चढ़ जाइए और ऊपर से जब देखेंगे जो टेम्पू वगैरह चलता रहता है वो आपको एकदम छोटे खिलौने जैसे दिखेंगे। तो यही कारण है कि तारा जो है काफ़ी छोटा दिखाई देता है। तो देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ग्रह ग्रह के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। नीचे हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बात आया कि किसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो तारा के पास जो होता है अपना ऊष्मा भी होता है और प्रकाश भी होता है। अब याद रखिएगा, तारा में सूर्य भी आ जाता है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो तारा के पास क्या है? अपना ऊष्मा है और प्रकाश है। लेकिन ग्रह या फिर उपग्रह की बात करें तो इन सभी के पास अपना न तो ऊष्मा है और न ही प्रकाश है। ये सूर्य से ऊष्मा लेकर ही क्या करते हैं? चमकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान है। रात में जितने भी तारे दिखते हैं वो क्या है? सूर्य के ही समान है। आपको बताए हैं कि जितने भी तारे हैं वो सभी क्या है? सूर्य के समान है। सभी तारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य क्या है? सभी तारा सूर्य नहीं है, तो मतलब सूर्य एक तारा है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे कि सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण इसकी ऊष्मा और प्रकाश हम महसूस नहीं करते हैं। तारा क्या है? हमसे काफ़ी दूर है, जिसके कारण हम उसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ये काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं। अब देखिए आगे जो देखते हैं कि रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय हम तारों के विभिन्न समूह को देखते हैं। अब रात के समय अगर आप आसमान को अच्छे से देखें तो कई बार आपको तारा एक समूह में, एक गुच्छे के रूप में दिखेगा और उसके द्वारा बनाई गई विविध आकृति और एक अलग आकृति बना होगा। ठीक है, बहुत सारे तारे होंगे, समूह में होंगे और एक आकृति का निर्माण हो रहा होगा। यह आकृति काल्पनिक ही होता है और इसे बोलते हैं नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो ये तारों का समूह से बनी आकृति होता है। ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अर्सा मेयर या बिग बेयर, ये एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मेयर है। क्या है? तो अच्छा, नक्षत्र मेयर, अर्सा मेयर और बिग बियर। ठीक है, तो पूछ सकता है कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? तो ये एक तरह का क्या है? तारों का समूह है और इसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल है। तारों के समूह से बनी आकृति है। ठीक है,
अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब इसका अर्थ ही निकलता है सप्त। सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का मतलब होता है संत। सात तारों का समूह होता है और ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर का भाग है। सप्तऋषि जो है, देखिए इसको ध्यान रखेंगे, सप्तऋषि ये सात तारों का समूह है, इसमें टोटल सात तारा होता है और ये जो नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर इसी का एक भाग है। ठीक है, नक्षत्र मंडल में तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं तारे का समूह जो आकृति बनाए, लेकिन सप्तऋषि में केवल सात तारों का ही समूह को हम क्या बोलते हैं, तो सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सप्तऋषि के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा देखिए एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या बीपीएससी का टीआरई का एग्जाम हो, यहाँ से सौर मंडल से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ध्रुव तारा की बात किया जाता है कि प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे, ध्रुव तारा की सहायता से दिशा का ज्ञान करते थे। तो चलिए जानते हैं आज आगे कि कैसे ध्रुव तारा से दिशा निकालेंगे, हम आपको वो भी सिखाएंगे और आप आसानी से इसको सीख भी जाएंगे। पहले देखें ध्रुव तारा, देखिए रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में उत्तरी तारा को उत्तर दिशा वो बताता है, जो उत्तरी तारा जो होता है जो उत्तर दिशा को बताता है, और ध्रुव तारा को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, उत्तरी तारा बोला जाता है। ध्यान रखेंगे ध्रुव तारा जो होता है हमेशा स्थित होता है, एक ही स्थान पर होता है और ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है, इसलिए ध्रुव तारा को क्या बोला जाता है, तो उत्तरी तारा बोला जाता है। सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से, तो देखिए यहाँ पे ये लड़की है और ये देख रही है ऊपर, ऊपर देखिए यहाँ पे ये सात तारों का समूह है और ये क्या है, सप्तऋषि है। उसमें जो ये दोनों तारा है ये संकेतक तारा है और इसको अगर आप सीधे देखेंगे एक लाइन में और आगे बढ़ाएंगे उसके सीधे जो एक तारा दिखेगा यही है दोस्तों ध्रुव तारा। ठीक है, यही है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा किधर होता है, तो उत्तर की तरफ होता है, तो इससे हमें दिशा का ज्ञान हो जाता था। प्राचीन समय के लोग ध्रुव तारा को देखकर रात में दिशा का ज्ञान करते थे। सोचिए कितने मतलब वो लोग जागरूक थे। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों की आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। आपको बता भी दिए हम। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि किसमें अपना उष्मा और प्रकाश होता है और किस खगोलीय पिंड में अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। पहले तो हम आपको बता ही दिए, तारा में होता है, सूरज में होता है। सूरज भी क्या है, एक तरह का तारा ही है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं उसमें अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, तो ऐसे पिंड कहलाते हैं ग्रह। क्या कहलाते हैं, ग्रह। ठीक है, ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं और ग्रीक भाषा में प्लेटनाइट बोला जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब जो चारों ओर चक्कर लगाए। ठीक है, चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी भी दोस्तों एक तरह का क्या है, पृथ्वी भी एक तरह का क्या है, एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश उष्मा किससे प्राप्त करती है, तो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। तो पृथ्वी पे जो उष्मा और प्रकाश मिलता है कहाँ से मिलता है, तो हमें सूर्य से ही तो उष्मा और प्रकाश मिलता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा पूछे कौन है, तो सूरज है। सूरज जो है दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अगर ये पॉइंट आपसे पूछा जाए कि सबसे नज़दीक का तारा कौन है, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सूरज ही मानना है, क्योंकि सूरज भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। ठीक है, पृथ्वी की बहुत अधिक दूरी से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है सूरज हो गया, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर हम पृथ्वी को अधिक दूरी पर देखेंगे, जैसे चंद्रमा क्या है, हमसे ज़्यादा दूर है,
एज कंपेयर टू सूर्य। और चंद्रमा से अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये भी चंद्रमा के तरह ही चमकता हुआ दिखता है। मतलब जिस तरीके से हमें चांद दिखता है चमकते हुए, उसी तरीके से अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं और अपने पृथ्वी को देखें तो वो भी चंद्रमा के तरह ही चमकते हुए दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ रोचक तथ्य है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पृथ्वी, शनि और यूरेनस, अभी हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, 8 ग्रह के बारे में। इसके चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है, और ये छल्ले जो हैं किसी और चीज़ के नहीं हैं, ये असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टी हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारे धूल कण से बने हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस 3 ग्रह जो है इसके पास, इसके चारों ओर छल्ले हैं, और इसको देखा कैसे जा सकता है, तो शक्तिशाली दूरबीन से। ये नहीं कि आपको खिलौना वाला जो दूरबीन है लगे उससे देखने, तो उससे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस पेज में हम लोग नक्षत्र मंडल पढ़ लिए अच्छे से, सप्तऋषि का ज्ञान हो गया होगा आप लोगों को। ध्रुव तारा भी पढ़ लिए, उत्तर की ओर दिखता है, एक ही स्थान पर रहता है, और सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति देखते हैं। आपको यहाँ पे हम दिखा दिए थे कि कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए सूर्य और ग्रह के बारे में दिखाया गया है और किस तरीके से ग्रह चक्कर लगाता है। देखिए ये सूर्य है, और सूर्य से सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध। ये देखिए ये जो है ये है बुध, ये जो है क्या है, तो बुध ग्रह है। ये इससे सूर्य से बुध की जो दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, 1 मिलियन में अगर बात करें तो 10 लाख होता है। तो 1 मिलियन में कितना होता है, तो 10 लाख, तो मतलब कि 58 मिलियन किलोमीटर बुध की दूरी है किससे, सूर्य से। इसी तरीके से बुध के बाद जो सबसे नज़दीक है सूर्य से वो है कौन, तो शुक्र है। शुक्र के बाद बात करेंगे तो पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे आती है सब सूर्य के पास, जो सबसे नज़दीक है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, कई बार डायरेक्ट पूछ देता है कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितने नंबर का नज़दीकी ग्रह है, तो तीसरे नंबर का नज़दीकी ग्रह है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, सबकी दूरी दी गई है सूर्य से, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मंगल ग्रह और ये है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में आपको एक ये पट्टी दिख रहा होगा। ये पट्टी जो है दोस्तों, ये है शूद्र ग्रह की पट्टी, शूद्र ग्रह की पट्टी। और ये जो शूद्र ग्रह की पट्टी बनी होती है ये धूल कंद से बनी होती है। ठीक है, और धुआं से बना होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से रखेंगे। वैसे सारा चीज़ नीचे आपको एक एक पॉइंट के रूप में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये शनि ग्रह है, इसके बाद ये यूरेनस है, और सबसे दूर जो है दोस्तों ये है नेपच्यून। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे और इसका भी दूरी ध्यान रखेंगे। 4496 मिलियन किलोमीटर दूरी है सूर्य से नेपच्यून का। और पूछा जाए सबसे दूर का ग्रह कौन है सूर्य से, तो नेपच्यून, और सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, तो बुध। ठीक है, इसमें देखिए जो सबसे नज़दीक का ग्रह है 4, उसको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। जैसे बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल। ये चारों ग्रह को क्या बोला जाता है, आंतरिक ग्रह। और उसके बाद जो सबसे दूर है, सबसे उस बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सबसे दूर हो गया। तो इस सभी चारों ग्रहों को मिलकर बोला जाता है बाह्य ग्रह। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा बाह्य ग्रह है और कौन सा आंतरिक ग्रह। कई बार आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन बाह्य ग्रह है और कौन आंतरिक ग्रह है। ठीक है, तो आप आराम से छांट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ सबके बारे में थोड़ा कुछ दिया हुआ है। तो बुध के बारे में देखिए क्या दिया है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो करता है 88 दिन में, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ एक का ध्यान रखेंगे, खासकर पृथ्वी का। और बुध अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में कर लेता है। शुक्र की बात करें तो 255 दिन लगता है इसको एक परिक्रमण करने में, और अपने अक्ष पे अगर घूरने की बात करें तो ये 243 दिन लगाते हैं। पृथ्वी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में करता है। ठीक है, और सूर्य में परिक्रमण के कारण ही क्या होता है, साल बदलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साल जो बदलता है वो किसके कारण, तो ध्यान रखेंगे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण। तो परिक्रमण के कारण क्या बदलता है,
तो साल बदलता है। और घूर्णन के कारण पूछे तो क्या बदलता है, घूर्णन करने में 1 दिन लगता है, तो मतलब कि दिन बदलता है। तो दिन जो बदलता है वो किसके कारण होता है, तो घूर्णन के कारण। और परिक्रमण के कारण जो होता है वो हमारा साल चेंज होता है, साल चेंज होता है, मतलब 365 दिन लगता है एक परिक्रमण करने में। और इसके कारण ही पृथ्वी पे क्या होता है, एक नया साल आता है। और घूर्णन 1 दिन लगता है, 24 घंटा, वैसे 23 घंटा कुछ है मिनट है, और उसको मान लिया जाता है इसी आगे ठीक है। तो इसमें 1 दिन का टोटल समय लगता है, और ये किसके कारण, तो घूर्णन के कारण। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, परिक्रमण और घूर्णन। परिक्रमण के कारण क्या होता है, ध्यान रखेंगे, अपने नोट्स में जरूर इसको लिख लें। परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो साल परिवर्तन, क्या होता है, साल परिवर्तन। और घूर्णन के कारण क्या होता है, तो घूर्णन के कारण होता है दिन परिवर्तन। आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते चले ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह ऐसा है जिसके पास अपना चंद्रमा नहीं होता, मतलब कि अपना उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं सबके पास अपना उपग्रह होता है, ठीक है। उपग्रह कई बार इसको चंद्रमा भी बोल दिया जाता है। पृथ्वी के पास अपना एक ही उपग्रह है, और वो उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है और वो क्या है, तो चंद्रमा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा पूछे तो शनि के पास सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे तो दोनों में समान दे दिया है 53, लेकिन शनि के पास ज़्यादा है, करंट खोज के आधार पर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चारों 8 जो ग्रह है इसका डिटेल आप लोग देख लेंगे। सबसे उतना नहीं पूछता है, पृथ्वी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बुध को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा भी एक क्या है, उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है। अब चंद्रमा क्या है, एक तरह का उपग्रह है, आपको बता ही दिए हैं। उपग्रह क्या करता है, तो ग्रह का चक्कर लगाता है। जैसे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और चंद्रमा उपग्रह है। और चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगा, तो भैया पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कौन, तो चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, और पृथ्वी क्या है, ग्रह है, ठीक है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। 7 और अन्य ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा जो सूर्य से क्या प्राप्त करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश। इसके पास भी अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, मतलब कुछ के पास अपना उपग्रह भी है, ठीक है। तो आपको बताए ही थे कि 2 ग्रह जो है बुध और शुक्र, उसके पास अपना उपग्रह नहीं है। उसको छोड़कर जितने 6 ग्रह हैं उसके पास अपना उपग्रह है। तो देखिए बुध और शुक्र के पास क्या है, नो उपग्रह, मतलब उपग्रह नहीं है। बाकी सभी के पास क्या है, उपग्रह है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये है दोस्तों 8 ग्रह, ठीक है। अब हम देखेंगे सौर मंडल। अगला पॉइंट है सौर मंडल क्या होता है, तो सौर मंडल में दोस्तों 8 ग्रह होते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सभी को मिलाकर क्या बनता है, तो सौर मंडल का निर्माण होता है। तो सौर मंडल में सभी चीज होते हैं, सूर्य होता है, 8 ग्रह होता है, उपग्रह होता है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सारे चीज होते हैं सौर मंडल में। सभी के समूह को मिलकर ही सौर मंडल का निर्माण होता है। और पूछा जाए सौर मंडल में क्या क्या होता है तो आप लोग डिटेल से बताइएगा। सौर मंडल में केवल 8 ग्रह ही नहीं होते हैं, ठीक है। ग्रहों की संख्या 8 है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अब पढ़ते हैं दोस्तों सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। सौर मंडल के कहाँ पे है, केंद्र में है, और इसी का सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ठीक है। और पूछा जाता है कि सूर्य में क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और ये बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है।
सूर्य जो है पूरे सौर मंडल के लिए एकमात्र स्रोत है किसका, प्रकाश का और उष्मा का। चाहे कोई भी सौर मंडल में बैठा हो, 8 ग्रह हो, उपग्रह हो, खगोलीय पिंड हो, सभी को जो प्रकाश मिलेगा और उष्मा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो भाई देने वाला दाता एक ही है, सूर्य। सूर्य से ही सबको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अपने जो क्लास 6 के छोटे भाई बहन हैं उसे भी ज़रूर आप इसको शेयर कर सकते हैं। वो अगर अभी से अपने एनसीईआरटी बुक को, क्योंकि ये बुक जो है क्लास 6 का ही है, तो अगर आपके कोई भाई बहन 6 में है और वो एनसीईआरटी उसको आप इस तरीके से पढ़ाइएगा तो उसका नॉलेज और अच्छा होगा और आगे चल के उन्हें काफ़ी मदद मिलेगा। तो उसको भी आप ज़रूर शेयर कीजिए, वो भी पढ़ सकते हैं इससे। ठीक है, सौरमंडल के लिए प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो सूर्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इस दूरी को ध्यान रखेंगे, कितना दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। समझ सकते, 15 करोड़। अब देखिए ग्रह की बात करें तो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह का नाम आप लोग सूर्य के दूरी के अनुसार याद रख ले, क्योंकि कई बार आपको पूछ दिया जाता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध है। बुध के बाद कौन है, तो शुक्र है। 1 नंबर पे बुध है, उसके बाद 2 नंबर पे शुक्र जो सूर्य से सबसे नज़दीक है। अगर यहाँ पे सूर्य बना दीजिए तो सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध है, उसके बाद शुक्र है। 3 नंबर पे है दोस्तों पृथ्वी, 4 पे है मंगल, 5 पे बृहस्पति, 6 पे शनि, 7 पे यूरेनस और 8 पे नेपच्यून। ये हो गया दोस्तों 8 ग्रह दूरी के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रिक दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ट्रिक से ना याद करें, आप डायरेक्टली 2-4 बार इसको पढ़ लें ताकि आपको याद हो जाए। और ऊपर वाला अगर फोटो देख ले तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं 8 ग्रह को। ठीक है, 8 ग्रह को आसानी से देख सकते हैं और आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 शब्द है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इसलिए हम इसको अलग से लिख दिए हैं। जियोलॉजिका, जियोलॉजिका क्या होता है, तो पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं जियोलॉजिका। ठीक है, उसके बाद जियोमेट्रिका क्या होता है, मेट्रिका, मैट्रिक मतलब मापन, जियोमेट्रिका पृथ्वी का मापन, जियोमेट्रिका क्या है, तो पृथ्वी का मापन है। ठीक है, उसके बाद जियोलाइट्स, ये क्या है, ये पृथ्वी के आकार के अनुरूप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो तीनों वर्ड आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको ये वर्ड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सौरमंडल के 8 ग्रह के बारे में। सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ग्रह जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं वह पथ कैसा है, तो दीर्घवृत्ताकार। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी 8 ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। सभी ग्रह सूर्य का दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये रास्ते हैं और इसको क्या बोलते हैं, तो कक्षा बोलते हैं। तो किस, आपको बस ये ध्यान रखना है कि दीर्घवृत्ताकार जो पाथ होता है इसका, इस चक्कर लगाने का, ये दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, बुध जो है सूर्य से सबसे नज़दीक है, तो ये तो आप देखे ही हैं, बुध क्या है, सूर्य से सबसे नज़दीक है। और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगता है। बुध को एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसका पॉइंट बना दिए हैं कि शुक्र को पृथ्वी का क्या बोला जाता है, जुड़वा ग्रह बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का जो आकार है और आकृति है ये एकदम पृथ्वी के समान है, इसी कारण से पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो इतना दूर वही है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो इसको नोट्स में ध्यान रखें, कई बार पूछ जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक है, इसके आकार और आकृति पृथ्वी के समान है, इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, तो जुड़वा ग्रह बोला जाता है। अब देखते हैं बौना ग्रह के बारे में, प्लूटो। अब एक नया ग्रह है दोस्तों प्लूटो। प्लूटो पहले ग्रह ही था, पहले ग्रहों का संख्या जो था वो 9 था, इसमें प्लूटो भी शामिल था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, यह एक तरह का संगठन है जो कि खगोलीय शोध वगैरह करता रहता है। ठीक है, और
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठक ने 2006 अगस्त में एक बैठक हुआ और इसमें निर्णय लिया गया कि प्लूटो को बौना ग्रह, प्लूटो क्या है, एक बौना ग्रह है। साथ ही उस समय 2003 में एक और ग्रह का खोज किया गया था खगोलीय पिंड का, जिसका नाम है सीरस, UB 313 सीरस। तो दोस्तों इन दोनों को बोनो ग्रह में डाल दिया गया, बौना ग्रह में डाल दिया गया, एक प्लूटो को और एक सीरस UB 313। ये इसका खोज 2003 ईस्वी में ही हुआ था और इसको किस में डाल दिया गया, बौना ग्रह में। तो दो बौने ग्रह हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लूटो 2006 से पहले क्या था, तो ग्रह ही था, 9वां ग्रह होता था, लेकिन इसको हटा दिया गया प्लूटो को और इसे बौना ग्रह के रूप में नाम दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। खगोलीय पिंडों को अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री बोलते हैं। तो ध्यान, आप लोग जानते ही होंगे, खगोल शास्त्री वही होते हैं जो खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी देते हैं और उसका रिसर्च करते हैं। उसी तरीके से भारत में एक वैज्ञानिक हुए आर्यभट्ट, जो प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो थे सब प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये किसने बोला था, तो आर्यभट्ट जी ही बोले थे। आर्यभट्ट जी ही बोले थे कि सभी ग्रह, मतलब कि जितना भी ग्रह है और चंद्रमा है, मतलब कि उपग्रह है, ठीक है, वो सभी क्या है, उन सभी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सभी सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। तो ये तो हम आपको पहले भी बता दिए। ठीक है, और ये जो बोला गया था मतलब आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया था कि ग्रह और उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सभी किससे चमकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, तारा के पास अपना प्रकाश होता है, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा के पास नहीं होता है, उपग्रह के पास नहीं होता है, ग्रह के पास नहीं होता। इस चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो है तीसरा नंबर का ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से, और 5वां नंबर से आकार के में। अगर आकार में पूछे सूर्य कितने नंबर का है ग्रहों में, तो 8 ग्रह में 5वें नंबर पर आता है आकार में, और तीसरे नंबर पर आता है दूरी में। दूरी किससे, तो दूरी किससे, तो सूर्य से। सूर्य से दूरी के में तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, इसको ध्यान रखेंगे। और 5वां ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब 5वें नंबर का आकार के आधार पर। ठीक है, ध्रुव के पास, मतलब पृथ्वी जो है, मतलब ध्रुव के पास, मतलब यहाँ पे कुछ चिपटा हुआ है, चिपटी हुई है। यही कारण है इसके आकार को क्या बोलते हैं, भूआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, मतलब पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर है, क्योंकि पृथ्वी पर ही ऑक्सीजन पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पर पानी और वायु उपस्थित है, जिसके कारण ही पृथ्वी पर क्या है, जीवन क्या है, संभव है। यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, हम सांस लेते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है और हम लोग उसी ग्रह पे रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कैसा दिखाई देता है, तो नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है, पानी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नीला ग्रह। अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है और 2/3 क्या है, पानी है। ये पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की गति दिया गया है। प्रकाश की गति जो है दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की गति। और इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रकाश की गति कितना होता है। उसके बाद दोस्तों सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, ये भी पूछा जाता है। तो सूर्य से अगर प्रकाश पृथ्वी पे आएगा तो इसको लगता है 8 मिनट। कितना लगता है,
8 मिनट का समय लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद नील अंगस्ट्रम जी के बारे में दिया गया है रोचक तथ्य में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बहुत ही सुंदर बुक है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारा सब्जेक्ट एकदम डीप नॉलेज के साथ आप को क्लियर हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप इसको अच्छे से करेंगे। बशर्ते आपको यही है कि इसको पढ़ने के बाद इसको नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि अगर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी और एग्ज़ाम के समय आप कम समय में रिवीजन करके उसको जा सकते हैं। ठीक है, तो 20 जुलाई 1969 को एक क्या होता है, नील अंगस्ट्रम एक वैज्ञानिक है, ये है अमेरिका के, ध्यान रखेंगे कहाँ के हैं तो अमेरिका के। इन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब तो देखो कई बार वैज्ञानिक जा चुके हैं, लेकिन नील एंगस्ट्रॉम वो पहले व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर कदम रखे थे। और कब रखे तो 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, चलिए अब हम नीचे पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकलौता उपग्रह है, पृथ्वी का एकलौता ग्रह है चंद्रमा। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है। इसका व्यास कितना होता है तो पृथ्वी से मतलब छोटा है चंद्रमा, इसीलिए इसका जो व्यास होता है कितना होता है, 1/4 होता है पृथ्वी का। ठीक है, चंद्रमा का व्यास बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। मतलब चंद्रमा क्या बड़ा दिखाई देता है लेकिन तारा छोटा दिखाई देता है। ऐसा कारण क्यों है, क्योंकि वो नजदीक स्थित है। क्यों, क्योंकि वो नजदीक स्थित है। ठीक है, यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी देखिए कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। ये पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। और वहीं बात करें पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो देखिए कौन हमसे ज़्यादा दूर है, सूर्य या चंद्रमा? तो सूर्य हमसे ज़्यादा दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। लेकिन पृथ्वी की बात करें तो ये चंद्रमा से इसकी दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। इसको जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी को तुलना कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तुलना आप लोग कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए छोटे से में उपग्रह के बारे में दिया गया है। उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या किसका चक्कर लगाता है भाई, तो उपग्रह लगाएगा किसका, तो ग्रह का चक्कर लगाता है। ठीक है, और उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य का चक्कर लगाता है। दी है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे, उपग्रह किसका चक्कर लगाएगा तो ग्रह का, और ग्रह किसका चक्कर लगाएगा तो सूर्य का। ठीक है, कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं। ठीक है, कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में। ये वैज्ञानिकों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये एक तरह का कृत्रिम पिंड होता है और ये हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसको हम लोग क्यों भेजते हैं, आप लोग कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि चंद्रयान 3 गया था भारत का, तो ये भी एक तरह का क्या था, मानव निर्मित उपग्रह था। और ये इसी को इसलिए भेजा जाता है कि ये ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और संचार माध्यम, पृथ्वी पर संचार का जो माध्यम है, संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब जैसे कि टेलीफोन है संचार का माध्यम है, तो संचार माध्यम को अच्छा करने के लिए भेजा जाता है। मानव निर्मित उपग्रह आखिर भेजा कैसे जाता है, तो इसे रॉकेट के द्वारा भेजा दे जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा, तो रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है, जैसे इनसेट है, IRS है, एडुसेट है। ये सभी जो है क्या है, उपग्रह हैं जो कि कृत्रिम है। अब देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से उपग्रह भेजा जाता है। ये देखिए यहाँ पे रॉकेट है, यह एक रॉकेट है और इसमें क्या है, उपग्रह रखा गया है। रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रॉकेट पृथ्वी पर गिरना, रॉकेट जब आसमान में ऊपर चला जाता है अंतरिक्ष में, तो रॉकेट का जो भाग है वो टूटकर अलग हो जाता है, मतलब कि इससे अलग हो जाता है और वो पृथ्वी पर गिर जाता है। और बाकी जो उपग्रह है कृत्रिम, यह जाके ऊपर कक्षा में क्या हो जाता है, कक्षा में प्रवेश कर जाता है और वो हमें वहाँ से ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देता है।
तो इस तरीके से रॉकेट आसमान में भेजा जाता है, ठीक है, सॉरी अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इससे हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही संचार के माध्यम में भी हमें काफ़ी उपयोग होता है। तो देखिए चंद्रमा के बारे में हम लोग क्या क्या पॉइंट है तो ऊपर पढ़े ही हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। एक इसका व्यास पूछे कितना है तो पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा पर पूछे अगर क्या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है तो जी हाँ दोस्तों 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण होता है। तो जी का मान 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर। अगर पृथ्वी से जाते हैं तो 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है चंद्रमा और अपने अक्ष पर ही चक्कर भी लगाता है, ठीक है, इतने ही दिन में अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाता है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है, यहाँ पे पर्वत, मैदान और गड्ढा है और इसका छाया जो है पूर्णिमा के दिन देखा जाता है ठीक है चंद्रमा पर। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में तो 27 दिन में। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है तो 27 दिन में। ऊपर पॉइंट बना के आपको लिख ही दिए हैं। इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से जो चंद्रमा हमें दिखता है वो उसका केवल एक ही भाग होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर क्या करता है, चक्कर लगाता है और 27 दिन में। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के अनुकूल नहीं है, मतलब यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे पर्वत है, मैदान है, गड्ढा है। ऊपर आपको पॉइंट में सारा बता दिए हैं। इस तरीके से आपको अपना नोट्स भी बनाना है, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया देखा जाता है। किस दिन तो पूर्णिमा के दिन हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह आप लोग एक देखे होंगे। क्षुद्र ग्रह एक पट्टी जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच था। इसको देखिए यहाँ पे अगर आएंगे तो ये है हमारा क्षुद्र ग्रह। देखें ये पट्टी जो है ये क्षुद्र ग्रह है जो कि मंगल ग्रह और किसके बीच है तो बृहस्पति ग्रह के बीच में है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि क्षुद्र ग्रह की स्थिति क्या है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में है। देखिए यहाँ पे हम बना दिए हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए तारा, ग्रह, उपग्रह ये तो चक्कर लगाता ही है सूर्य का, लेकिन इसके अलावा भी एक पिंड है, छोटा पिंड है, मतलब बहुत सारा छोटा पिंड है जो सूर्य का चक्कर लगाता है और इसी छोटे पिंडों को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पे तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग है। क्षुद्र ग्रह ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक का कहना है कि क्षुद्र ग्रह जो है ये क्या है, ग्रहों का भाग ही था, लेकिन यही विस्फोट के बाद कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए, ठीक है, ग्रह से टूटकर अलग हुए। तो पूछा जाए क्षुद्र ग्रह आया कहाँ से, तो ये कहीं और से नहीं आया है। वैज्ञानिक का मानना है कि यह ग्रहों से टूटकर ही बना है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है और कहाँ पे स्थित है, इसकी स्थिति मेनली आपको ध्यान रखना है। ये स्थिति मंगल और बृहस्पति के बीच में, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगला है दोस्तों उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड करते हैं। सूर्य के चारों ओर बहुत सारी चीज चक्कर लगाते हैं, उसमें से कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर की तरह, इसको बोलते हैं उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के एकदम नज़दीक होता है और इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इस प्रक्रिया में वायु के साथ इसका घर्षण होता है, जिसके कारण गर्म होकर यह जल जाते हैं और आपको आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये कुछ नहीं होता है, उल्का पिंड का वायु के साथ घर्षण होता है, जिसके पास वो देखता है। आप बारिश के मौसम में कई बार आपको ये देखने को मिलेगा। यह चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। आप लोग बोलते हैं कि भाई ठनका गिर रहा है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरीके जले बिना पृथ्वी पर गिरता है और कई बार यही उल्का क्या होता है, पृथ्वी पर बिना जले गिर जाता है और धरातल पे क्या, जहाँ पे गिरता है वहाँ पे क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, ठीक है। जहाँ गिरता है वहाँ क्या करता है, गड्ढा बन जाता है। तो यही उल्का पिंड है जो गिरता है। बोला तो आप लोग बोलते हैं कि देहात में ठनका गिर रहा है, जो मैथिली में वाले लोग हैं बिहार के। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा है। तो कई बार आकाश में एक चीज़ और दिखता है, ये है चौड़ा सफ़ेद पट्टी। ये सफ़ेद पट्टी क्या है, तो ये सफ़ेद पट्टी काफ़ी चमकदार रास्ते की तरह होता है और यह लाखों तारों का समूह होता है। इसको बोलते हैं आकाशगंगा। इस पट्टी को क्या बोलते हैं,
आकाश गंगा बोलते हैं। आसमान में कुछ इस तरीके से देखते हैं, देखिए ये उजला तरीके से दिख रहा है, इसको मिल्की वे भी बोलते हैं। तो आकाश गंगा को क्या बोलते हैं? मिल्की वे। ये भी क्या होता है? एक चमकदार पट्टी की तरह होता है। सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है इस आकाश गंगा का एक भाग है। कल्पना आकाश में, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी के रूप में किया जाता है। मतलब आकाश गंगा को बोला जाता था कि आकाश में एक बहती नदी है, ठीक है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, गंगा नदी के नाम पर। और करोड़ों तारे, बादल, गैस की एक प्रणाली है। इसमें करोड़ों तारे हैं, बादल हैं, गैस है, ठीक है। तो आकाश गंगा के बारे में इतना याद रखना है कि चौड़ी सफ़ेद पट्टी है ये, और सौरमंडल आकाश गंगा का भाग है। इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आकाश गंगा मिलकर क्या बनाता है? ब्रह्मांड बनाता है। तो इस तरीके से आकाश गंगा आप मिलके क्या बनाता है? सभी आकाश गंगा मिलके, लाखों आकाश गंगा मिलके क्या बनाता है? ब्रह्मांड बनाता है। तो देखिए एक ये इस तरीके से पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी पर है, हम कहाँ है? ये यहाँ पे देखिए लड़की है, लड़की कहाँ है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी सौर मंडल का भाग है। पृथ्वी क्या है? ये जो पृथ्वी है ये किसका भाग है? तो सौर मंडल, ये इतना बड़ा हो गया, सौर मंडल का भाग है। अब बोले सौर मंडल किसका भाग है? तो ये भैया आकाश गंगा का भाग है, ठीक है। वहीं बात करें ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के अंदर में सब आ जाएगा, क्या? आकाश गंगा, सौरमंडल, पृथ्वी, सबको कंप्लीट रूप से क्या बोलेंगे? तो ब्रह्मांड बोलेंगे। आकाश गंगा किसको बोलेंगे? तो सौरमंडल, पृथ्वी, मतलब अंदर का जितना है उसको मिलके, ठीक है। तो इस तरीके से सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट कई बार पूछा जाएगा कि सौरमंडल किसका भाग है? तो सौरमंडल आकाश गंगा का भाग है। वहीं बात करें आकाश गंगा किसका भाग है? तो हमारे ब्रह्मांड का भाग है। लाखों आकाश गंगा मिलके क्या बनाता है? ब्रह्मांड मिलता है। उसी तरीके से सौरमंडल, बहुत सारे सौरमंडल मिलके आकाश गंगा का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आज ये चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले तो ये प्रश्न है, ग्रह और तारे में अंतर। ग्रह और तारे में अंतर आप लोग देख ही लिए। ग्रह क्या होता है? ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तारा के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? ये भी पॉइंट आप लोग नोट्स कर ही लिए होंगे। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम आपको बताए ही हैं। सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है। तो इस तरीके से आप क्रम में इसको लिख के याद कर ले, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पे क्या है? जीवन संभव है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन, वायु, मतलब जीवन जीने के लिए जितनी भी चीज़ चाहिए वो उपलब्ध है, इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा पर चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो 27 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, घूर्णन। इसी कारण से हम इसको चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। ब्रह्मांड क्या है? अब ब्रह्मांड क्या है? तो लाखों लाखों आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। देखिए पूरा ब्रह्मांड आ गया। ब्रह्मांड के अंदर में आकाश गंगा, सौरमंडल, पृथ्वी, मतलब संपूर्ण जितना भी चीज़ है सब आ जाता है ब्रह्मांड के अंदर में। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इजी सवाल है। तो ये बोला जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका आकार जो है किसके तरह है? पृथ्वी की तरह है, ठीक है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो भैया पृथ्वी है। पहले नंबर पे बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र है सबसे नज़दीक, और तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा। ये देखिए 6 का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, लेकिन कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं? आपको बताए थे, दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। मतलब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ध्रुव तारे किस दिशा में होते हैं? तो उत्तर दिशा में होते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। काफ़ी अच्छा है। अब देखिए ये खाली स्थान है। डैश एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसको भी आप लोग अपने से बना के नीचे में भेजिएगा, ठीक है। तीसरा जो खाली स्थान है ये आपके लिए छोड़ते जाते हैं, इसको आपको खुद भरना है, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाते चलिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आने वाले बीपीएससी में ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक आए हैं, ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे ज्योग्राफी का।